नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम आपके सामने लेकर आई एक खास पेशकश। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच में तनातनी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि दिल्ली में बहुत जल्द ही एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ताल ठोक कर कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी सरकार को ही ना गिराएंगे बल्कि इस्तीफा भी दे देंगे। ये बात अलग है कि उसके तुरंत बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं खुद अपनी सरकार को गिराना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी स्थितियां पैदा की जा रही हैं जिसकी वजह से ऐसा होना बिल्कुल संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बड़ा सवाल हम सबों के सामने यही है और दिल्ली की जनता के सामने भी बड़ा सवाल आज यही है, क्या अरविंद केजरीवाल खुद ही चाहते हैं कि उनकी सरकार को कोई हटा दे, उनकी सरकार को कोई गिरा दे, उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि लोकसभा के लिए उनका रास्ता प्रशस्त हो सके, लोकसभा के रास्ते में तमाम अड़चनों को दूर किया जा सके और खुद अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए सामने खड़े हों। आइए सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो दूसरी ओर है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग। जन लोकपाल पर हो रही जंग से दिल्ली की सर्दी में सियासत गर्मा गई है। संविधान की दुहाई केजरीवाल भी दे रहे हैं और नजीब जंग भी। केजरीवाल ने कुर्सी की कुर्बानी का ऐलान करके आग में घी डाल दिया है। पास नहीं होता तो मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है और देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। लड़ाई आर पार की है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर कांग्रेस का एजेंट होने की तोहमत लगाई और खुद केजरीवाल ने भी इशारों में इस पर मुहर लगा दी। जब नजीब जंग से मिलकर केजरीवाल लौटे तो लफ्ज अलग थे, लेकिन इशारा साफ था। लोकपाल बिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और उनके सामने द्वंद्व है, एक तरफ संविधान है और एक तरफ गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। हमारे हिसाब से गृह मंत्रालय का जो ऑर्डर है वो गैर संवैधानिक है। गृह मंत्रालय का ऑर्डर गलत है, ये मैंने एलजी साहब को बताया। इधर केजरीवाल ने वार किया, उधर चंद मिनटों में एलजी की तरफ से पलटवार हुआ। एलजी ने दावा किया है कि बिल को मंत्रिमंडल में रखने से पहले एलजी के पास भेजना चाहिए, जबकि अरविंद का कहना है कि ऐसा करना उनकी बाध्यता नहीं। एलजी के मुताबिक केंद्रीय बिल और केजरीवाल के बिल में कई समानताएं हैं। ऐसे में स्पष्टता के लिए जरूरी है कि बिल पारित कराने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाए। अरविंद सरकार का कहना है कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, न कि गृह मंत्रालय को संतुष्ट करने की। सॉलिसिटर जनरल से राय लेकर अरविंद सरकार और एलजी के बीच पिछले काफी समय से खींचतान मची है। एलजी ने साफ किया है कि सॉलिसिटर जनरल की राय जनता की मौजूदगी में बिल पास कराने के बारे में ली गई थी, न कि बिल के मसौदे के बारे में। इस बारे में अरविंद सरकार ने एलजी पर आरोप लगाया था कि जब एलजी के पास उन्होंने बिल भेजा ही नहीं तो फिर एलजी ने सॉलिसिटर से इस मसले पर राय कैसे ले ली। दिल्ली सरकार का जन लोकपाल बिल संविधान के खिलाफ है या नहीं, इस बात को लेकर भी काफी हो हंगामा हो रहा है। एलजी का कहना है कि अब बिल उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय के पास भेज दिया है, संवैधानिकता के बारे में आखिरी फैसला वही देंगे। वहीं केजरीवाल ने सीधा एलजी पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो गृह मंत्रालय और संविधान के बीच झूल रहे हैं। कौन कहता है कि दिल्ली के सियासी इतिहास में ये शायद पहली बार है जब संविधान को आगे करके सियासत की जंग लड़ी जा रही है। सवाल ये भी है कि अब लोकपाल की लड़ाई चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से लड़ी जा रही है। मुश्किल ये है कि संविधान की व्याख्या हर आदमी अपने अपने तरीके से कर रहा है। ऐसे में कोई एक नतीजा निकले भी तो कैसे। टीम न्यूज़ नेशन। जिस तरीके से जन लोकपाल बिल की यह लड़ाई लड़ी जा रही है, उससे एक बात स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि मसला जन लोकपाल बिल नहीं है, मसला और उसका ध्येय कुछ और है। इसके साथ साथ एक और खबर आपके सामने पेश करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी लड़ाई को एक स्तर पर और ऊपर ले कर दिया है। उनका कहना है, उनका ताजा बयान ये आया है कि वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से वो जनता के बीच में करना चाहते हैं तो वो स्टेडियम में करना चाहते हैं। और ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस इसके लिए मुहैया नहीं करा सकती सुरक्षा, तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ना हो तो आप सेना बुला लीजिए और अगर नहीं तो अर्धसैनिक बल बुला लीजिए, लेकिन मैं अपना असेंबली का सेशन स्टेडियम में ही करूंगा। ये जिद है अरविंद केजरीवाल की।
तो ये दो विंडो अभी आपके सामने आप देख रहे हैं, जो दो बड़ी खबरें जिस तरीके से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आइए इस पर आप जरा चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी मौजूद हैं, हमारे साथ सुनीता गोधरा जी मौजूद हैं जो कि अन्ना हजारे टीम की अहम सदस्य रही हैं, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं, अमृता धवन कांग्रेस की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे दिल्ली वासी इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो कपिल जी, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे, ऐसा क्यों है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी बात कहें उससे पहले आप लोग अपनी बातों को सामने रखना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो अपनी सरकार गिराने के लिए भी तैयार हूं, मैं 1000 बार इस्तीफा देने को तैयार हूं। फिर यह भी कहते हैं कि मैं अपनी सरकार खुद नहीं गिराना चाहता। आप चाहते क्या है? चाहते कि दूसरे लोग समर्थन वापस ले ले, आपकी सरकार गिर जाए और आप मार्टियर बनकर सामने आ जाए? नहीं सर, बड़ी छोटी सी बात है। जन लोकपाल के लिए हम लोग लड़ते थे और हम लोगों को ये कहा जाता था कि तुम्हारी अगर औकात है, तुम्हारी हिम्मत है तो खुद चुनाव लड़के आओ, जीत के आओ और ये कानून पास कर लो। आज हम जीत कर आए हैं और अपना कानून पास करना चाहते हैं। जन लोकपाल और स्वराज, इस पर कोई समझौता संभव ही नहीं है। यही हमारी आत्मा है, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। और कपिल जी, अगर आप क्षमा करें, संविधान ये कहता है। सर एक सेकंड नहीं, कपिल जी आपने कहा हम अपना कानून पास करा लें और मंत्रिपरिषद। कपिल जी आपने कहा हम अपना कानून पास करा लें, इस अपने शब्द पर जरा सी आपत्ति उठाते हुए आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि क्या ये आपका कानून सिर्फ अरविंद केजरीवाल का कानून है या इस देश की संविधान के तहत आप लोग काम करना चाहते हैं? ये हर उस व्यक्ति का कानून है, हर उस हिंदुस्तानी का कानून है जो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, सबने इस जन लोकपाल की मांग की थी, इसी आंदोलन से पार्टी बनी। और ऐसे में संसद द्वारा पारित लोकपाल बिल की आप धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, उससे आप कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। आप संविधान के तहत लोकायुक्त की बात नहीं करते। कपिल जी, आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से कि दिल्ली में आप लोकायुक्त बहाल कर सकते हैं, लोकपाल नहीं। पहले ये पूरा का पूरा शब्द लोगों को भ्रमित करता है। इस कानून का नाम दिल्ली जन लोकपाल बिल है और हम इसी को पास कराएंगे और आप देखेंगे कि ये पास होगा। नहीं, पास होगा या नहीं होगा ये तो तब है जब आप असेंबली में पेश करेंगे। अभी तो आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप दिल्ली में बड़े आराम से। कपिल जी मैं आपसे स्पष्टता से जानना चाहता हूं, क्या दिल्ली में आप लोकपाल बहाल करना चाहते हैं या लोकायुक्त? दिल्ली में जन लोकपाल कानून पास ना कपिल जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। अब आम आदमी पार्टी को सीधे जवाब देने की आदत होनी चाहिए। आप लोग दिल्ली में लोकपाल बहाल करा सकते हैं या लोकायुक्त? सर, दिल्ली जन लोकपाल कानून के अंतर्गत लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। बिल्कुल, तो आप लोकायुक्त की नियुक्ति करा सकते हैं, इसलिए इसको आप लोकपाल कानून या जो भी अन्य कहें, लेकिन आप नियुक्ति कराएंगे लोकपाल की। बिल्कुल सीधी सी बात है। चलिए अब इसी चीज को मैं जरा लेकर चलता हूं। उर्मिलेश जी, जो तमाम एक तरह से एक के बाद एक बातें कही जा रही हैं, जो शगुफा बांधा जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि अपनी सरकार को खुद ही गिराना चाहता ही है अरविंद केजरीवाल की ये पूरी की पूरी पार्टी? असल में इस पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर ये जो करना चाहते हैं वो दिल्ली राज्य में, और वो अभी जो पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित क्षेत्र है, वहां पर वो भी बहुमत इनका नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है। उस दायरे में चलने वाली सरकार में वो काम ये कराना चाहते हैं जो इनका अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव है। जन लोकपाल ये एक राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली संस्था है, जैसी आप उनकी बात कर रहे थे जी। लोकायुक्त यहां बनना है, बिल्कुल साफ है, लेकिन ये करना वो चाहते हैं जो देश की संसद में बैठकर इनको करना चाहिए था अगर इनके पास बहुमत आता। अगर ये प्रधानमंत्री होते तो जी, तो ये मुझे लगता है कि अगर मैं उर्मिलेश आप ही की बात से अगर उठाऊं तो क्या कपिल जी आप लोग ये नहीं कहना चाहते कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता नहीं, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो? बिल्कुल वही बात है भाई, अरविंद केजरीवाल तो इसी तरीके से अपनी सरकार चला रहे हैं ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का सब कुछ तोड़ देता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं संविधान को छिद विच्छिद कर देता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं बीजेपी और कांग्रेस को नाको चने चबवा देता। तो प्रधानमंत्री बनके दिखाई ना साहब। वो तो हम दिल्ली में बैठे बैठे ही चबवा रहे हैं सर, उसके लिए प्रधानमंत्री होने की क्या जरूरत है? चलिए, ये बिल्कुल बहुत अहम बात है। अमृता जी, बिना प्रधानमंत्री बने अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो का काम कर रहे हैं आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। ऐसा लगता है कुछ तकनीक है, अमिता जी तक पहुंचते हैं, तब तक जरा विनोद कुमार बिन्नी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी, अरविंद केजरीवाल क्या अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सिंड्रोम से ग्रसित हैं? देखो, मैं बताऊं, उनको कहीं ना कहीं ये मन में उनकी महत्वाकांक्षा इस तरह की है
कि वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। चाहे उस दिल्ली की जनता को, देश की जनता को किसी भी लेवल पे मूर्ख बनाया जाए, किसी भी तरह बहकाया जाए, कुछ भी किया जाए, उनकी वो मानसिकता है। और वो कभी भी जन लोकपाल, जैसे भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और हिंदुत्व पे पूरे देश में राजनीति करना चाहती है, सेम वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जन लोकपाल पे बहुत लंबी राजनीति करना चाहते हैं। उनकी मंशा कभी नहीं है कि इसको पास किया जाए। अगर उनकी मंशा होती तो वो तरीके से संविधान के हिसाब से सारी पार्टीज की मीटिंग बुलाते, और इसमें बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, तमाम पार्टीज तैयार है। हमने भी कहा अन्ना जी वाला जन लोकपाल है, हम तैयार हैं, लेकिन असंवैधानिक तरीके से क्यों? संवैधानिक तरीके से लाइए, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। और हम तो, किसी ने मना किसने किया है आपको लाने के लिए? आप स्वयं सारी बातें कर रहे हैं, आप मना भी खुद कर रहे हैं, रिजाइन भी खुद कर रहे हैं, सरकार छोड़ दूंगा, छोड़ के भाग जाऊंगा। अरे रोका किसने? आप कल जहां जाना चाहो अभी चले जाइए, लेकिन दिल्ली की जनता को गुमराह मत कीजिए। महत्वपूर्ण बात आपने कही, रोका किसने है? और महिला सुरक्षा जितने वादे, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही कि रोका किसने है। बिजली, अमिता जी आप हमारे साथ हैं। बिन्नी साहब जरा 2 सेकंड अमिता जी, भाई क्या आपने इनका पैर पकड़कर रोका हुआ है कि सरकार में बने रहे? हेलो, एंकर की आवाज। अमिता जी आप तक आवाज आ रही है? सर बिन्नी जी की बात का जवाब दे दूं जरा? 1 सेकंड कपिल जी, मैं आता हूं आपके पास। तो जवाब आप ही को देना है। पहले मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद जवाब देना। पहले मेरी बात पूरी हो। अमिता जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि मैं जरा पहुंच जाऊं, जरा बीजेपी का पक्ष देख लूं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और आप सबने मिलकर अरविंद जी के पैर बांध दिए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से और कहा भैया उठना मत, क्योंकि एकदम उठने के लिए आतुर है वो? अजय जी, आपको बड़े स्पष्ट रूप से कह दूं, ये जो भी चर्चा चल रही है जी, कानून को लेकर के, प्रक्रिया को लेकर के, इसके लिए केंद्र सरकार, उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये सब लोग तय करें इनको करना क्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में सीधे तौर पर नहीं है, या फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार और दिल्ली में आम आदमी की, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के सरकार चला रही है। ये मिलकर के तय करें। हमारा रोल तो शुरू होता है उस दिन जिस दिन सदन के पटल पर ये विधिवत रूप से बिल आ जाएगा। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकपाल बिल है, सेंट्रल लोकपाल बिल जो अभी पारित हुआ राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद जो कानून बन गया है, उसी की छतरी के नीचे हर प्रदेश को अधिकार है अपने लोकायुक्त को बनाने का। दिल्ली में लोकायुक्त एक्ट 1995 में आ चुका है। दिल्ली लोकायुक्त एक्ट, उप लोकायुक्त एक्ट 1995, उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और या अगर आप बहुत बड़ी बात करते हैं तो उसको रिप्लेस करने की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में दिल्ली लोकायुक्त एक्ट होगा, दिल्ली लोकपाल एक्ट नहीं होगा। लेकिन ना तो आप दिल्ली वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने केंद्र के लोकपाल से अपने आप को कॉन्ट्राडिक्टरी करना शुरू कर दिया है, जैसे एक समानांतर 2 संस्थाएं हैं। ये 2 समानांतर संस्थाएं नहीं है, ये सेंट्रल लोकपाल एक्ट के अंतर्गत होने वाला दिल्ली लोकायुक्त। बिल्कुल, तो आप तो कह रहे हैं कि अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, समानांतर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। अमृता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, शायद उन तक आवाज पहुंच सकती है। अमृता जी, क्या कांग्रेस बाध्य है कि आप हर हाल में अरविंद जी से कहें भाई साहब आप अपनी खड़ाऊ मत हटाइए, आपके बगैर हमारा आसन खाली है? देखिए अजय जी, बात गंभीर ये है कि लोकतंत्र नहीं, ये केजरी तंत्र चलना शुरू हो चुका है। हर बात पर जो मैं कहूंगा वो माना जाएगा और कोई दूसरी पार्टी कहेगी तो वो नहीं मानी जाएगी। ये बहुत गलत व्यवहार है। मेरा साफ सा मानना है कि कांग्रेस ने उन मुद्दों को समर्थन दिया, उस मुद्दे में जन लोकपाल भी था, तो बात समर्थन की तो आ ही नहीं रही है। बात ये आ रही है कि आप प्रक्रिया क्या फॉलो कर रहे हैं। आप संविधान से ऊपर जाकर, कानून को तोड़कर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे का सम्मान नहीं कर रहे। अगर वो SIT बनाते हैं, उसका अगर मान्यता देते हैं तो आप अमिता जी अब यहाँ पर सवाल एक बहुत छोटा सा है कि आप बिल को मेरे सामने पहले पेश कीजिए। अमिता जी एक बहुत छोटा सा सवाल है जो कि यहाँ पर मेरे साथ कई लोग भी पूछना चाहेंगे आपसे। आपकी बाध्यता क्या है? आप क्यों एक ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो दिल्ली की सरकार नहीं बल्कि केजरी सरकार है? देखिए, बाध्यता हमारी कोई नहीं है, क्योंकि जनता का ये फैसला था। बीजेपी ने फ्रस्ट्रेशन में हर चीज बोलती है, वो क्लेम नहीं किए। आज अगर हम दिल्ली को ये सरकार नहीं देते, आप समर्थन वापस नहीं लेंगे ना? फिर सरकारहीन रहती, आप समर्थन वापस नहीं लीजिएगा ना? इसका मतलब तो दिल्ली का क्या भविष्य रहता? कम से कम इन वादों को पूरा करने का अमृता जी आप समर्थन वापस नहीं लेंगी, समय का उपयोग नहीं कर रहे, तो ये केजरीवाल जी की गलती है ना, ये कांग्रेस पार्टी की गलती। आप समर्थन वापस लेंगी कि नहीं? उपयोग नहीं कर रहे हैं। अमृता जी आप समर्थन वापस लेंगी कि नहीं?
देखिए हमारा तो विरोध चल रहा है इस मुद्दे के ऊपर। समर्थन वापस लेंगी कि नहीं? पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी बात बता दी है, समर्थन वापस। अरे विरोध का मतलब क्या होता है? नहीं, विरोध का मतलब विरोध होता है, समर्थन वापस नहीं लेने का मतलब समर्थन वापस नहीं लेना होता है। आप ये तय कर लीजिए, आप दोहरी ना आप दोहरी चाल नहीं चल सकते कि मैं कैडबरी भी खाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मैं चॉकलेट नहीं खाती। ना समर्थन 18 मुद्दों पे था, समर्थन सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर नहीं था। आज इनको हमने बाकी मुद्दों पे भी काम करने का समय दिया है। आप महिला कमांडो बनाइए। यानी आप अभी समर्थन नहीं दे रही, आप अभी रास्ता, आप अभी बात जोखने के लिए तैयार है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं, नहीं आप बात जोखने के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इनके पूरे कार्य क्षमता को देखे। चलिए कपिल जी, अब ये फ्लोर पूरा आपके लिए। बधाई साहब, कांग्रेस समर्थन वापस लेगी नहीं, बीजेपी कहती है कि आप तमाशा कर रहे हैं, और जैसा कि उर्मिला जी ने कहा, उनके जुमले का तो मैं कायल हो गया अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो। हाँ, तो मैं आपको ना एक एक करके, पहले तो जो गुप्ता जी ने कहा जी, मैं बड़े आराम से ये बात बता दूं गुप्ता जी, ये जो दिल्ली का और देश का संविधान है उसके हिसाब से जब ये दोनों बिल विधानसभा में आएंगे, चर्चा होगी, पास होंगे, उसके बाद उपराज्यपाल जी के पास जाएंगे, उपराज्यपाल जी राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेंगे और ये कानून बन जाएंगे, और तब यही कानून दिल्ली के अंदर माना जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, ये कानून चलेगा और हम इसके पास करा देंगे। आप ऐसे ही साथ देते रहिए जैसे अब तक देते आए हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी कह ही रही है कि जन लोकपाल में साथ हैं, तो ये जो नया विधानसभा सत्र, अरे तो बिल तो पेश कीजिए, आप तो बिल पेश ही नहीं कर रहे, उससे पहले आप कहते कि इस्तीफा दे देंगे। नहीं सर, हमने कहा कि अगर इस बिल को आप एक बात बताइए, आप लोग लोकपाल कर रहे हैं कि जोकपाल कर रहे हैं? जन लोकपाल और स्वराज पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली में ये दोनों कानून पास कराएंगे और दिल्ली को देश का पहला आप लोग मुद्दे पर आते नहीं ना, कर रहे हैं। जब डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, तो आप कहते हैं कि हम पेश करके बाहर करा देंगे। आपने मुझे, अरे तो पेश तो कीजिए साहब, उसके पहले इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हैं? सर तो पेश तो 13 तारीख को हो तो रहा है, आपको विधानसभा सत्र से पहले पेश कर दें क्या? उसके पहले ही आप कह दीजिएगा कि हम इस्तीफा दे देंगे क्या? अरे पेश कीजिए, वहां पे अगर नहीं पास होता तो मैं इस्तीफा देता हूँ। फ्लैशबैक में ले जाऊं, अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं तो जब लोकपाल जब पास होने की बात हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी ने एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया था, लोगों की राय मांगी थी, ऑल पार्टी मीटिंग से राय ली थी, उसके बाद एक मसौदा तैयार किया जिसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में। मेरा सिर्फ ये सवाल है, हम सब लड़ाई लड़ना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि खाका तैयार होना चाहिए और वो स्ट्रक्चर के अंदर वो 6 अभी बिल, तो इस कानून को पास करवा दीजिए। अमृता जी, अभी क्या बात है? अमृता जी माफ कीजिएगा, लेकिन आप सब तमाम राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ की इस मुहिम पे लोगों को भरोसा नहीं है। कर सकती है आप लोग की मुहिम पर किसी को भरोसा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। ऐसा लगता है कि हर कोई राजनीति कर रहा है। क्यों सुनीता जी, क्या मैं गलत हूँ? देखिए, जब पॉलिटिकल गेम है तो फिर तो खो खो कबड्डी तो खेलेंगे ही। जहां मैराथन की दौड़ होनी चाहिए थी, स्टेडी पेस में चलना चाहिए था, वहां सब स्प्रिंट लगाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ जुम्मा 15 दिन बचे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा। तो सबकी जो दृष्टि है वो लोकसभा इलेक्शन पे है और इस वजह से जो जितना कर सकता है। अच्छा, अन्ना जी का नाम इस्तेमाल करके जन लोकपाल बिल को लेकर एक ढिंढोरा अलग पीटा जा रहा है। अन्ना जी भी जन लोकपाल बिल का समर्थन करते हैं। तो अन्ना जी तो शुरू से ही कहते थे कि एकदम सशक्त लोकायुक्त। लेकिन आप जरा ये बताइए ना, अन्ना जी की स्थिति जरा विवादास्पद बनती जा रही है। उन्होंने जो सरकार द्वारा, संसद द्वारा पारित लोकपाल का समर्थन किया, जिस लोकपाल बिल की, जन लोकपाल बिल की बात अरविंद केजरीवाल के सहयोगी करते हैं, उनका भी वो समर्थन करते हैं। कितने बिलों का समर्थन करेंगे वो? देखिए, ऐसा है कि ऐसा जो लोकपाल बिल वहां पास हुआ है लोकसभा में, उसका समर्थन किया, वो बहुत अच्छा किया कि 40 साल से जो ठंडे बस्ते में पड़ा था वो बाहर निकल के आया और पास भी हो गया। उसमें थोड़े संशोधन हुए थे, उसके बाद उन्होंने हाँ करी है, वो बिल्कुल पहला वाला नहीं किया है। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक आप पार्टी के जन लोकपाल की बात है, तो जब वो मसौदे अन्ना जी को सुनाए गए तो अन्ना जी तो शुरू से कह रहे थे सशक्त लोकायुक्त की बात। और अगर नहीं तो आप इसको लोकपाल मानती हैं या लोकायुक्त बिल मानती हैं? ये देखिए, इन्होंने नाम इसलिए रखा है, ये जो पॉलिटिक्स है ना वो जनता के परसेप्शन पे चलती है। आप मानती हैं ना कि आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बना रही है? लोकपाल नहीं है, लोकायुक्त जनता के परसेप्शन पे चल रही है। आप लोग देखिए, जितना जनता में परसेप्शन उनका अच्छा होगा, तो जब जन लोकपाल के नाम पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उससे ये पार्टी खड़ी हुई है, उस आंदोलन का ये स्प्लिंटर ग्रुप है, तो फिर ये उस नाम को नहीं बदलेंगे अभी। तो नाम बुना रहे हैं, नाम बुना रहे हैं आप कह रही हैं? अरे भाई, तो जनता परसेप्शन है ना। चलिए मैं यहीं पर जरा मैडम, आपको क्या लगता है ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही है?
आम आदमी पार्टी एक नाटक कर रही है। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि मैं 1000 बार इस्तीफा दूंगा, हम लोग पागल है? 999 बार इनको खड़ा करते रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे? एक मिनट अगली बार ये मैं बिल्कुल बात से सहमत हूं कि ये उस खाली नाम को भुना रहे हैं सो दैट ये अगेन वापस उसके ऊपर पावर पे आ सके और फिर लोगों को बेवकूफ बनाए। मैडम, आजकल विज्ञापन का जमाना है, करोड़ों रुपया पार्टियां विज्ञापन पे खर्च कर रही हैं। इनको कुछ नहीं खर्च करना, केवल कोई कंट्रोवर्शियल बात कह देनी है और सब जगह शोर मच जाता है समाचार पत्रों में। इनसे एक बात पूछूं, किस जनता की बात कर रहे हो? सुबह से आदमी रोजी रोटी के लिए निकलता है, बच्चे भी लेटे लेटे ही बड़े हो जाते हैं, बाप को पता भी नहीं होता कि उसके बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स हैं। मल्टीनेशन में काम करने वाले आधी रात को घर आते हैं, किनको इकट्ठा करके असेंबली में आप तमाशा कर रहे हैं? केजरीवाल जी, अब आपकी पोल खुल चुकी है, तमाशा बंद कर दो। जी भाई कपिल जी, आपके लिए तो बहुत गंभीर सवाल है। अब अगर ऐसा आप करने लगेंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गंभीर सवाल है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि तमाशा होना ही नहीं चाहिए। हाँ। लोकपाल और स्वराज को आराम से पास करा दो, तमाशा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग बिल पेश कर तो दीजिए, रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। बिल तो और एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, ये जो ये कहा जा रहा है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं, 65 साल से इस देश में लोकपाल की मांग चल रही थी और इस देश में लोकपाल कब आया? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अगले दिन संसद में लोकपाल आ गया। ये हमारा डर है कि ये लोग इस कानून को लेकर आए थोड़ी सी और हम ये अतिशोक्ति भी पास कराएंगे, स्वराज भी पास कराएंगे, जरा सी अतिशोक्ति हो गई। आपकी सरकार की वजह से देश में लोकपाल नहीं आया। ये उससे पहले क्यों नहीं आया इस देश में? ये जवाब दीजिए, उससे पहले क्यों नहीं आया इस देश में? मुझे लगता है कि यहाँ आपकी दिल्ली में हमारी सरकार बनने से पहले लोकपाल क्यों नहीं आया? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये श्रेय लेने का जो होड़ है, मुझे लगता है इसमें कोई दम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों को भी मालूम है कि सिर्फ एक कानून बनाने से इस देश में भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला है। इस देश में न जाने कितने कानून है करप्शन को लेकर भी। अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 6 बिल और हमको पास कराना है। भैया, पहले से करप्शन को काउंटर करने के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनका क्या फायदा मिला? मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि लोकपाल के जरिए हम लोकसभा चुनाव में मैदानी जंग में उतरना है मुझे। और यही कारण है कि आज सारी की सारी लड़ाई इसी बात पर है कि कैसे ये मुद्दा बना रहे उनके हाथ में और इसी को लेकर वो लोकसभा चुनाव में उतरे और दिल्ली के अलावा आसपास के जो इलाके हैं वहां जनता को मोबिलाइज करें। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप मोबिलाइज कीजिए। संवैधानिकता का जो सवाल है और दूसरी तरफ सियासत का सवाल है, इसी पेच में पूरी की पूरी दिल्ली की अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है। मेरा ये कहना है कि इसमें मिस्टर केजरीवाल को और उनकी पार्टी के लोगों को एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि भाई एक बार हाड़ी आप चढ़ाते हो, ये बार बार हाड़ी नहीं काट की चढ़ती है। इसको कम से कम बदलना पड़ेगा। इसमें से चीजों को दूसरी भरना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये रिपीट कर रहे हैं और जब रिपीट करेंगे तो जनता में कहीं न कहीं निराशा होगी। अभी आप देखिए, जिस मध्य वर्ग की लहरों पर चढ़कर वो इतना आगे बढ़े हैं, वहां ऑलरेडी निराशा पैदा होने लगी है। बिल्कुल। अमृता जी, आप क्या कह रही हैं? आज खुद ही जब एक कानून का ढांचा हमारे देश को मिला हुआ है, एक संविधान के तहत एक प्रक्रिया है, आज उस प्रक्रिया को ये मानने को तैयार नहीं है। और एक तरफ कहते हैं कि कौन सी प्रक्रिया संविधान की मानी थी जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने? जब आप खुद उस कौन सी प्रक्रिया संविधान की मांगी थी जब 1984 में कत्लेआम किए थे कांग्रेस पार्टी ने? आम आदमी पार्टी कौन सी प्रक्रिया संविधान की थी जब 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला कर रहे थे आप लोग? बात करी जन लोग सुरेश कलमाड़ी संविधान की प्रक्रिया के तहत घोटाला कर रहे थे क्या? अन्ना हजारे जी का आंदोलन, रॉबर्ट वडेरा ने संविधान की प्रक्रिया के तहत घोटाला किया है क्या? चिदम्बरम ने, कपिल सिब्बल ने जो भ्रष्टाचार किया वो संविधान में लिखा है क्या? करके देश को लोकपाल आप दोनों से मैं जरा क्षमा चाहता हूँ। बिन्नी साहब, जरा ये बताइए कि ये जो आरोप प्रत्यारोप आपकी पार्टी, क्योंकि आप उससे निकल चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या फिर बीजेपी के बीच जो होती दिख रही है, पार्टी विथ अ डिफरेंस तो गया किसी गड्ढे में, ऐसा ही दिख रहा है। ये बता दीजिए कि क्या अब आम आदमी पार्टी सरकार चलाती हुई भी दिख रही है? क्या दिल्ली में सरकार है या अराजकता का माहौल ही है? दरअसल मैं बता दूं कि पिछले जब से सरकार बनी है, एक डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। बिजली पे जो डिसीजन हुआ गलत हुआ, पानी पे डिसीजन हुआ गलत हुआ। अब उन जिम्मेदारियों से जो कि जनता पूछना शुरू करेगी आपसे, आप उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये नौटंकी और ये ड्रामा इस पार्टी का चल रहा है और पूरी की दिल्ली इस बात को अच्छी तरह समझ रही है।
और आपको समर्थन देने के लिए मना किसने किया? कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है। का जवाब नहीं देने देते आप मेरे को। मतलब मैं आपको समर्थन दे रहा हूं, बाकी लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। कपिल जी, तो आप इतनी जल्दी में क्यों? आज आप दवा दे ही दीजिए, हम लोग भी सुनना चाहते हैं आप क्या जल्दी में क्यों? आप वास्तविकता बताइए, आपके इसके पीछे के मंशा क्या है आपकी? लोकसभा इलेक्शन। बिन्नी जी देखिए, मंशा तो एक थोड़ा ही है लक्ष्मी कि नगर में जाके लोकसभा देख का लीजिए, चुनाव आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है कि नहीं घुसने दिया जा रहा। आप निर्दलीय विधायक है, कुछ काम कीजिए लक्ष्मी नगर में जाकर। झूठे नहीं, अरे और आपकी सच्चाई बता दीजिए इसकी जनता को। नहीं दीजिए, आप अपना देखिए। आपकी बिन्नी जी की सच्चाई बता देता हूँ आप और सर। आपकी बिन्नी जैसे लोग नहीं होते तो पृथ्वीराज चौहान नहीं मारा जाता। बिन्नी जैसे लोग नहीं होते तो लक्ष्मीबाई शहीद नहीं होती। बिन्नी जैसे लोग नहीं होते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। ऐसे बिन्नी जैसे लोग हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत देखे हैं। इस लड़ाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक बिन्नी के जाने से। अच्छा कपिल जी, देश की जनता को आपने इतिहास का हवाला तो दे दिया, आप वास्तविकता बताइए लोगों को। मैं वही मुद्दे पे आ रहा हूँ, जरा मुद्दे पे। वास्तविकता यह है कि आप जिस लड़ाई को छोड़कर भाग चुके हैं, हम उस लड़ाई को हिम्मत से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम आपकी तरह भाजपा और कांग्रेस के हाथों बिकेंगे नहीं। कपिल जी, आपके मुख्यमंत्री भी 1000 बार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अरे अभी तो उतनी भगौड़े हैं। सर, जन लोकपाल और स्वराज पे समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये साहब, अरे आपको तो ये कहना चाहिए कि 5 साल सरकार चलाऊंगा, कोई हटा के तो दिखा दे। हमें क्या कहना चाहिए ये आप नहीं बताएंगे। हम इस देश में आपकी राजनीति खत्म करने के लिए आए हैं। नहीं, लेकिन अजय मुझे लगता है कपिल जी की बात में देखिए जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश से सिर्फ जमाना नहीं बदलता, जोश के साथ होश भी चाहिए। मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पूरी पार्टी में जोश हमने तो बिजली है, का काम कर दिया, पानी का काम कर दिया, हमने एजुकेशन में काम किया, भ्रष्टाचार में हेल्पलाइन लेकर आ गए हैं। हम लोग जन लोकपाल का कानून ले आए, हम लोग स्वराज का कानून ले आए। इस देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुकता हूँ, हम लोग तुरंत वापस आते हैं और चर्चा अब इस बात पर करना चाहेंगे कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव को देख रही है? क्या दिल्ली में सरकार चलाना उनकी बाध्यता नहीं है? क्योंकि सरकार यहां चलती हुई न के बराबर दिख रही है। वापस आ रहे हैं, तुरंत बने रहिए हमारे साथ। तो आज आप देख रहे हैं ये बड़ी बहस। क्या अरविंद केजरीवाल खुद ब खुद चाहते हैं कि उनकी सरकार कोई गिरा दे? क्या अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहकर कि मैं 1000 बार इस्तीफा देना चाहता हूं, ये साबित करना चाहते हैं कि भाई कोई तो आओ, मेरी सरकार गिराओ ताकि मैं लोकसभा के लिए आगे बढ़ूं? इसी मुद्दे पर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको इसके साथ साथ ये भी दिखा दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार अल्पमत में तो पहले भी थी, लेकिन अब उसके ऊपर काफी बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाना अपने आप में बड़ा जघन्य और जटिल टास्क है। जरा देखिए रिपोर्ट। पहले पार्टी में बगावत, अब सहयोगियों से अदावत। केजरीवाल सरकार की हालत कुछ ऐसी ही दिख रही है। आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर सरकार बनवाने वाले निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। शौकीन के मुताबिक केजरीवाल सरकार अपने दावों को पूरा नहीं कर पाई है और वो बार बार नए मुद्दे उठाकर नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नौटंकी चला रहे हैं। ऐसे कानून बना देते हैं कि अलग कोई कानून है, कोई कानून है। ऐसे कानून, नए नए तरीके के कानून ला रहे हैं कि ये कर दो नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, एसएचओ को सस्पेंड कर दो नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। डेली सिर्फ एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली ठप हो चुकी है बिल्कुल। पिछले 6 महीने से दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। दिल्ली का विकास लगातार रुका हुआ है, उसकी तो इनको चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली का ज्यादा से ज्यादा विकास करे। डेली नई नई बात लाते हैं, सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन के खातिर ये नई नई बात बोलते रहते हैं। रामवीर शौकीन ने न सिर्फ समर्थन वापसी की बात कही, बल्कि इस बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल को खत भी लिख दिया। शौकीन ने समर्थन वापस ले लिया, जबकि बिन्नी को आम आदमी पार्टी खुद ही निकाल चुकी है। वहीं ओखला से विधायक आसिफ मोहम्मद भी केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिससे विधानसभा में केजरीवाल का बहुमत का गणित भी गड़बड़ाता जा रहा है। जब सरकार बनी थी तब दिल्ली विधानसभा का समीकरण कुछ इस तरह था। विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 28 विधायकों के साथ ही कांग्रेस के 8 विधायकों ने उसका समर्थन किया। जेडीयू के 1 और 1 निर्दलीय विधायक भी आपके साथ थे, यानी सरकार के साथ 38 विधायक थे।
लेकिन अब जो सियासी तस्वीर उभरती दिख रही है वो अल्पमत की ओर इशारा कर रही है। अगर बिन्नी, रामवीर शौकीन और आसिफ मोहम्मद सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो केजरीवाल सरकार का समर्थन करने वाले 3 विधायक कम हो जाएंगे, यानी केजरीवाल सरकार के पास सिर्फ 35 विधायकों का समर्थन रह जाएगा, जो बहुमत से कम होगा। अब ये और बात है कि जनमत संग्रह के बाद कांग्रेस के समर्थन से सरकार गठन करने वाले केजरीवाल अल्पमत की सरकार चलाने के लिए भी कोई नया फॉर्मूला ढूंढ निकाले। टीम न्यूज नेशन। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये कहे कि अल्पमत की सरकार चलाने के लिए एक बार फिर जनमत करेंगे, और सरकार चलाने के लिए या क्यों चलानी चाहिए इसके लिए भी जनमत किया जा सकता है। इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस के विधायक जो कि बागी तेवर काफी इख्तियार कर चुके हैं, और हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ पीएम त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। आसिफ साहब, आप समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, हमने वो चिट्ठी मेरे पास है अरविंद केजरीवाल जी की, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी को इन्होंने लिखी थी 14 दिसंबर को, और इन्होंने 18 पॉइंट प्रोग्राम भेजा था कि इस पे अगर आप हमें समर्थन छोड़िए, आप ये मैं बात ये कह रहा हूँ, नहीं देखिए मैं बात क्या कह रहा हूँ कि उसमें जन लोकपाल बिल का मुद्दा था, और हम दिल्ली की जनता को ये बात बिल्कुल वाज़ेह साफ कर देना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए जी, और हम जन लोकपाल बिल की हिमायत में खड़े होने को असेंबली में तैयार हैं, इसके फेवर में वोटिंग देने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन हम ये अधिकार किसी को नहीं देंगे कि वो हिंदुस्तान के आईन की, हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ा दे, वो दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट पैदा कर दे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दे। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? ये अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते। अभी आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी क्या कर रही? देखिए, टोटल जो मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डॉक्यूमेंट, आसिफ साहब देखिए, आइए जरा हम लोग स्पष्ट बात करें, दाएं बाएं नहीं। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, या वो खुद ही चाहते कि सरकार गिर जाए? देखिए, वो बार बार ये बहाना, हमने उनको घेर के ये जिम्मेदारी दी थी जी, उस टाइम भी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, हमने जिम्मेदारी दी, हमने कहा अनकंडीशनल आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और आज वो जो मेन मुद्दे हैं उनसे दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। बिजली है, पानी है, स्कूल है, लेकिन आपकी पार्टी फिर भी समर्थन दे रही है ना, तो आप कहाँ हैं? अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं या आपको लगता है नहीं कि नहीं? देखिए, आज की डेट में पार्टी इस बात पे सोच विचार कर रही है जी, और हमने अपने हाईकमांड को ये बिल्कुल वाजे कर दिया, क्लियर कर दिया कि आप इसको इस पे सोच विचार करिए, और आज पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई है। तो आपके साथ खड़े होने का मतलब क्या है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं करेंगे। कपिल जी बताइए। कांग्रेस और भाजपा के लोग जब कहते हैं कि हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करने देंगे, तो मुझे याद आता है कि 84 में क्या हुआ, और घोटाले और यही बातें हैं। 84 में क्या हुआ, कपिल जी आपने आप कोई बात देने के जवाब देने के काबिल नहीं है। अच्छा कपिल जी, बात पर मुद्दे को डाइवर्ट, कपिल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप वही संविधान की बात ये लोग सिखाएंगे क्या? कपिल जी, संविधान के नाम पर 65 साल लूटा और बर्बाद किया इस देश को, ये दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। कपिल जी, मैं आपसे बहुत अदब से जानना चाहता हूँ, जवाब सुनने की हिम्मत है तो डरिए मत। सुनिए कपिल जी, कपिल जी मेरा भी ये सवाल आप जान लीजिए। एक सेकंड अमिता जी जरा एक सेकंड, मुझे लोगों की वजह से दिल्ली गुमराह है, आप इसके लिए जिम्मेदार है। जरा भाई, अगर कांग्रेस पार्टी की जवाब यहाँ पे आने दीजिए, कांग्रेस पार्टी की और भाजपा की इतनी अच्छी नीयत है तो जन लोकपाल और स्वराज का कानून पास हो ही जाएगा, सरकार चलती रहेगी, तो चिंता की बात ही क्या है, चलने दीजिए। अजय जी, एक मैं बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कपिल जी, हम क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हम बिल लेकर आएंगे और पास कराएंगे, होने दीजिए पास। जी आसिफ साहब बताएं साहब। मैं कपिल जी का बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। इनके फादर, इनके पिताजी आरएसएस की शाखा लगाते हैं, अगर गलत है तो कपिल जी सफाई दे। इनकी माता जी आज की डेट में बीजेपी से निगम पार्षद हैं दिल्ली से, और मेयर रही हैं इनकी माता जी कपिल जी की। जो अगर आप मर्यादाओं की बात कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं रखी, तो बेहतर तरीका यह है कि आप अपने घर में पूछिए, आप उसी खून से पैदा हुए हैं जिस पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। आपकी माताजी
बीजेपी से निगम पार्षद हैं आज की मैं डेट तो में या इसीलिए नहीं है? सर मेरा जवाब आपके सुन लीजिएगा। पिताजी आरएसएस की शाखाएं लगाते हैं या नहीं लगाते? पहले आप अपना घर सही करिए, उसके बाद उपदेश दीजिएगा बता दूं, जनता को। मैं ही पहले आप नहीं, अपने घर में हिंदुस्तान सुधार का हर कीजिए। युवा, आपके मेरे घर जैसा के हर अंदर समझदार इंसान, पढ़ा लिखा इंसान भाजपा कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। दलाल अकेला मैं नहीं हूँ, हर बच्चा ऐसी कर रहा है। आपके बच्चे आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं सर, अगर ये बात गलत है तो कपिल जी इस बात को सफाई दें कि इनकी माता जी। अच्छा सुनिए, मेरा जवाब तो सुन लो। नहीं देखिए, हम इसे डिटेल मत कीजिए। मान लीजिए व्यक्तिगत बात छोड़िए, क्या लेना आइए हमसे क्या है इस पर बात होनी चाहिए। आइए जरा मुद्दे पर वापस। नहीं मैं जवाब दूंगा सर। अजय जी, कपिल जी, अजय जी, नहीं कपिल जी, जवाब देने की छूट होनी चाहिए सर, सवाल उठाया गया है तो। नहीं कपिल जी, मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर वापस आते हैं। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं सर, एक लाइन का जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए बोलिए, तो बहुत बोलिए, गंभीर मुद्दा। बोलिए। देखिए खान साहब, ये मेरी बात नहीं है, हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा देशभक्त नौजवान कांग्रेस भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ चुका है। आपके बच्चे भी समझदार होंगे तो इस बार झाड़ू का ही बटन दबाएंगे। को बुलाकर उनकी राय। चलिए, आप लोग पार्टी का प्रचार और प्रसार कपिल जी आप लोग बड़ा बढ़िया करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जरा मुद्दों पर आ जाइए। आप लोग सरकार क्यों नहीं चलाना चाहते भाई साहब? रिजाइन करा के कपिल जी जरा सीधे बताइए, आप दिल्ली की जनता के लिए काम क्यों नहीं करना चाहते? आपके तमाम ऐलानों के बाद ये क्या जबरदस्ती का ढिंढोरा पीटते रहते हैं आप लोग? बिल लेकर आइए, चुपचाप काम कीजिए। क्या शांति से काम करना आप नहीं जानते? पानी पर अपना वादा पूरा किया, बिजली पर वादा पूरा किया। हम लोगों ने जो पुलिसकर्मी मारा गया था उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने वाली आजादी के बाद की पहली सरकार जी। हम लोगों ने अभी लेकर आए हैं। कपिल जी, आप किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि आप भी तमाम पार्टियों की तरह हो चुके हैं। पानी पे धोखा दिया। सीधा जवाब होता है। मैं चाहता हूँ कि आप जरा कपिल जी को आईना दिखाइए। विजयन जी, मेरे को जवाब नहीं देने देंगे तो जवाब दूंगा कैसे सर? विजयन जी, जरा कपिल जी को आईना दिखाइए प्लीज। देखिए, अरे सर पहले जवाब तो सुन लीजिए। इस देश में आजादी के बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने आम आदमी पार्टी के बराबर काम किया। 1 महीने के अंदर हमने अपने आधे के बराबर घोषणा पत्र पूरा कर दिया है और यही डर है उनके भी सवाल। शौकीन थी जो इस्तीफा। कपिल जी जरा सुनने की, कपिल जी जरा आलोचना भी सुन लीजिए। मोदी से मिले हुए हैं कपिल जी। नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली जी हमारी सरकार क्यों गिराना चाहते हैं? अच्छा कपिल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार थोड़े दिन कपिल जी तो इस देश में जरा सुनिए तो सही, आप यही दिक्कत है। माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। जरा सुनिए ना भाई। सर आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। बहुत बोलते हैं भाई, मैं मानता हूं आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जरा सुनिए तो सही। विजयन जी देखिए, ना इनके अंदर सुनने का मादा है और ना ही इनके पास सही जवाब है जी। ये सिर्फ एक ही ढर्रे की बात करते हैं और ये एक तरह की दबंगई कहूंगा, मैं गुंडाई कहूंगा। ना कानून को मानना चाहते हैं, ना नियम को मानना चाहते हैं, ना किसी बात सर, को। जितने अब भी ये देश ऐसे ही जनता की ताकत से चलेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। कोई भी इनके साथ नहीं है। जो जनता सामने बैठी है उन्होंने भी जो सवाल किए हैं वो भी किसी प्रकार से वो इनसे सहमत नहीं लग रही। तो फिर ये क्या करना चाहते हैं? ये दिल्ली लोकायुक्त एक्ट को किस नाम से पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह गुमराह कर रहे हैं जनता को? मैं इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज करता हूं, अपना रोष प्रकट करता हूं। चलिए आज जरा जनता के बीच में एक बार फिर चलते हैं। मैडम आप कुछ कहें जी। अब तक हमारे देश का शासन दिग्गज सरकारों ने चलाया। मुझे ये बताइए, ये नौबत आई क्यों कि जनता तीसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भागी है? तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो उसके साथ भीड़ है जो संवैधानिक असंवैधानिक ज्यादा नहीं समझती है, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली पानी की दिक्कतों को समझती है। जिस दिन से सरकार ने तमाशा बना दिया, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, देखिए तो सही कब तक चलेगी, चलेगी और खूब चलेगी। आप क्या कहती हैं? आप संतुष्ट हैं दिल्ली की सरकार से? दिल्ली की सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है आई गेस केजरीवाल को एक मौका ढंग से मिलना चाहिए, इतना क्रिटिसाइज मत करो। अरे वाह क्या बात है। चलिए कपिल जी खुश हो जाइए आप साहब। जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए कुछ करने का। उन्हें कुछ टाइम नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल जब से आए सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? उन्होंने जो भी अभी तक किया है मुझे नहीं लगता वो उतने खरे उतरे हैं जनता की उम्मीदों पर। किसने कहा था? अच्छा जी, एक सेकंड। जी जी जी, आइए साहब, बताइए साहब। सर वो पुरानी कहावत है, ढाक के 3 5 चौथे लगे ना दूसरे की आस, वही है। ये इन्हें मौका भी मिल गया, अब ये हर वक्त कहेंगे कि मैं 1000 बार इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे दूं, तो ऐसे चलेगा नहीं।
आप क्या कह रहे हैं? सर मैं कहना चाहूंगा जो अरविंद केजरीवाल का पहले कांग्रेस भी रही है और बीजेपी भी रही है, उन्होंने काम नहीं किया। वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आप उन्हें सही से टाइम भी नहीं देना चाह रहे हैं। मिक्स रिएक्शंस आ रही है। एक और बस जी साहब, मेरा सीधा सवाल कपिल जी से है जी कि जब लाखों रुपए आप विज्ञापन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, 29 दिसंबर को जन लोकपाल अन्ना जी का पास हो जाएगा, तो क्या उस जन लोकपाल बिल का कानून जनता को नहीं दिखाना चाहिए? हमारे ऊपर कानून बनना है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या कानून बना रहे हैं, या आप जेब से चिट्ठी निकाले और कहते चलिए साइन कीजिए और पास इस बात से मैं सहमत हूँ, इस पे ताली बजाई जाए। बिन्नी साहब चलिए, कोई तो आपकी बात उठा रहा है। आइए जरा हम यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करें। तो जरूर है, लेकिन आप बिल्कुल अमिता जी, बस एक छोटी रिपोर्ट और चर्चा का एक और मुद्दा मिल जाएगा। हम दरअसल ये रिपोर्ट अभी पेश करना चाहते हैं कि किस तरीके से जन लोकपाल बिल के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक जन लोकपाल बिल या लोकपाल बिल पहले से है तो क्या उसी के अधीन एक नए लोकायुक्त के बिल की बात नहीं होनी चाहिए, या उसमें संशोधन की बात नहीं होनी चाहिए? क्या ये संवैधानिक संकट जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। जन लोकपाल के अपने वादे को पूरा करने की खातिर दिल्ली के सीएम केजरीवाल अड़ गए हैं। यहां तक कि वो संविधान को भी चुनौती देते नजर आए। लेकिन अब देश की सर्वोच्च शख्सियत ने खुद संविधान को सर्वोच्च बताते हुए केजरीवाल को निशाने पर लिया है। संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इशारों में ही केजरीवाल को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की नसीहत दी कि संसद राजनीति की गंगोत्री है। संसद और विधानसभा का काम है कानून बनाना, लेकिन कानून संविधान के दायरे में होना चाहिए, और ये भी कि कानून की जांच करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। मौजूदा वक्त में दिल्ली की सियासत के जो हालात हैं, उसमें महामहिम के बयान की अहमियत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार तक को चुनौती दे दी है। इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी केजरीवाल को इशारों में ही सियासत चलाने की सीख दे चुके हैं, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ रेल भवन पर धरने का रास्ता अख्तियार कर लिया था। तब केजरीवाल पर पूरी दिल्ली को ठप करने का आरोप भी लगा। Is the rise of hypocrisy in public life. Elections do not give any person the license to flirt with illusions. Those who seek the trust of voters must promise only what is possible. Government is not a charity shop. Populist anarchy cannot be a substitute for governance. केजरीवाल की सियासत के तरीके पर लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को भी कड़ा ऐतराज है। अब क्या बोलेगा, बोलिए ना, वो दिल्ली का जनता तय करेंगे क्या किया है। तो ये हम सोचते हैं मोहल्ला पॉलिटिक्स से कोई देश नहीं चलता। दिल्ली की सत्ता हासिल कर देश की सियासत बदलने का दम भर रहे केजरीवाल का रास्ता अब दुश्वारियों से भर गया है। चुनावी वादे पूरा न करने की सूरत में आलोचना तो हो ही रही है, वादे पूरा करने की कोशिशों में भी परेशानियां कम नहीं। बिना अरविंद केजरीवाल का नाम लिए राष्ट्रपति ने नसीहत दी है कि किसी को भी संविधान के दायरे के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। राष्ट्रपति ने बात ऐसे वक्त पे कही है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार जन लोकपाल बिल लाने की तैयारी कर रही है, वो भी बिना होम मिनिस्ट्री के परमिशन के। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति ने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार इस तरह की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ सैयद मुजीब इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। त्रिपाठी जी, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर अपने लिए एक बढ़िया ग्रेसफुल एग्जिट ढूंढ रही? हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन स्थिति को ये समझना चाहिए जी कि 2005 में यूनाइटेड नेशंस में कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता पारित हुआ जिसमें के भारत भी एक सदस्य राष्ट्र है जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके प्रावधानों के तहत जो भी देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ की संधि पर हस्ताक्षर करेंगे उनको अपने यहाँ भ्रष्टाचार हटाने के लिए एक संघीय और एक राज्य स्तर पर संस्था बनाना अनिवार्य है जी, जो 2015 तक इस कानून के अनुसार बन जाना चाहिए जी। इसके लिए संसद में जो कानून बना वो लोकपाल के नाम से आया और राज्यों के लिए लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया गया जी। तो पहली बात तो यह है कि लोकपाल शब्द का प्रयोग राज्य के लिए नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि
जो भी भारत के संघ शासित क्षेत्र हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। 239A में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो दिल्ली के लिए किए गए हैं। आज की तारीख में भी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जी। वो सेमी स्टेट भी नहीं है जी, बल्कि वह एक संघ शासित क्षेत्र है और संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल शासन करते हैं जी। जिस प्रक्रिया के तहत 239AC में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा यदि कोई भी कानून बनाना चाहती है तो उसका मसौदा पहले राष्ट्रपति के माध्यम के पास उपराज्यपाल के द्वारा जाएगा जी, उनकी अनुमति ली जाएगी जी, और तभी वो कानून पारित हो पाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर ये मनाही नहीं है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अपने से बिना उपराज्यपाल की मंजूरी लिए या बिना राष्ट्रपति की मंजूरी लिए कोई कानून ऐसा रख सकते हैं संसद में या अपने विधानसभा के सदन में जी, तो रख तो सकते हैं। पारित भी अगर हो जाता है तो उसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में संविधान के विरुद्ध किया गया कार्य होगा और नियम कायदे कानून संविधान के तहत ही बनाए जा सकते हैं। शून्य और निर्वात में कानून नहीं बनते हैं। बिल्कुल। तो आपने कम से कम संवैधानिक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी। उर्मिलेश जी, अब एक बहुत छोटी टिप्पणी यहाँ। नहीं अजय भाई कपिल जी जरा धीरज रखिए, सुनिए। नहीं एक सेकंड छोटी सी बात है। त्रिपाठी जी से एक सवाल छोटा सा ना, सुनिए। त्रिपाठी जी से एक छोटा सा सवाल है सर। अच्छा पूछिए, चलिए बोले सर। ये त्रिपाठी जी ने जो बात कही और जो मेरी समझ है, दिल्ली की विधानसभा में बिल आ सकता है, पास हो सकता है, पास होकर उपराज्यपाल के पास जाएगा, उपराज्यपाल के बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो कानून बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही है ना त्रिपाठी जी? हाँ बिल्कुल है। लेकिन मेरा सवाल प्रश्न ये है कि अगर एक प्रक्रिया के तहत सबको साथ लेकर कानून बनाया जा सकता है तो उसको संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार करना चाहिए। उसको अनावश्यक वितंडावाद या प्रोपेगेंडा में बनाकर अनावश्यक तूल देने के प्रयास नहीं करने चाहिए, मेरा ये मानना। चलिए बिल्कुल यही बात हम लोग कह रहे हैं। कुछ कहना चाहते अगर हो एक सेकंड अमिता जी प्लीज, एक सेकंड बस आ रहे हैं। क्या यही अनावश्यक जो तूल देने वाली बात है? क्या आपको ऐसा कोई पैरेलल अभी तक भारतीय इतिहास में आपको दिखा है? नहीं, देखिए एक बार एक सोच ये अगर इन लोगों की है कि हमारे जैसा कोई नहीं, तो इन लोगों को अंदाज नहीं है कि 1947 के बाद से इस देश में कैसे कैसे नेता आए, कैसे कैसे चीफ मिनिस्टर आए, जिन्होंने इस पूरे देश की सियासत को अपने सूबों के कानूनों के जरिए बदला। मैं उदाहरण देता हूं शेख अब्दुल्ला का, एक ऐसा आदमी जो बड़ी मुश्किलों में सरकार चला रहा था, जिसने लैंड रिफॉर्म्स बिल लाया। एक ऐसा आदमी कर्पूरी ठाकुर, बिहार में, ये सादगी और ईमानदारी की बात करते हैं, आप कर्पूरी ठाकुर को छू नहीं सकते साहब। देवराज अरस ने कर्नाटक में आज जो विकास दिखाई देता है, जो मॉडर्न एक स्टेट दिखाई देती है, उसकी बुनियाद देवराज अरस ने अपने कानूनों के जरिए लाई, जो कानूनी संशोधन किए। इतिहास नहीं मालूम इन लोगों को है, और ये लोग इतिहास तो हमारे भी एक सेकंड जरा शांत रहिए, शांत रहना सीखिए। देखिए मुझे लगता है एक बार केजरीवाल साहब को मैंने कहते सुना, मैं मानता हूं ये लोग अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये लोग बेईमान लोग नहीं है, मैं कह रहा हूं बार बार, लेकिन ये सोचना कि दुनिया सारी बेईमान है, सिर्फ हम ईमानदार हैं, ये मूर्खता है, पहली बात। दूसरी बात, ये अज्ञान भी है। और तीसरी बात जो मैं अंत में कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों में बार बार सुनता हूं इन लोगों को, जी क्या भाई क्या तुम्हारी समस्या है, तुम मुख्यमंत्री जी के यहां जाओ, जो करप्ट होगा जेल भेज देंगे। अरे भाई इस देश को जेलों का देश मत बनाओ। पूरे दुनिया में यह ना कहा जाए कि भारत एक ऐसा देश है जो जेलों का देश है। इस देश से जेलें खत्म करो, लोगों को ईमानदार बनाओ कि जेल भेजना ही ना पड़े। क्या आपके पास ऐसा कोई फार्मूला है? क्या आपके पास ऐसा फार्मूला है कि आप लोगों को ईमानदार बनाओ? आप कह रहे हो कि भ्रष्ट बनाएंगे। उर्मिलेश जी जो बात आपने कही, लोग तो ईमानदार है सर, नेता बेईमान हो गए थे, हम नेता बदल रहे हैं इस देश के। अच्छा चलिए, तो आम आदमी को भी नहीं जीने दोगे भाई इस तरह करके। अच्छा चलिए, सुनीता जी आपके साथ रही हैं, आप लोगों के साथ काम करती रही हैं। सुनीता जी मैं यही आपसे जानना चाहता हूं। सुनीता जी तो बहुत अच्छे से साथ रही हैं और हम लोग एक ही टीम है। तो बस सुन लीजिए ना, आप पहले ही मॉरल प्रेशर डाल देते हैं कपिल जी, आप किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते। नहीं, सुनीता जी तो मेरी दीदी है, उनको मैं जानता हूं पहले से। ऐसा मत कीजिए, जनतंत्र का गला मत घोटिए साहब। सुनीता जी अरे सर कैसे, इसमें मतलब ये तो दोस्ती है सर। देखिए बात ये है कि ये पार्टी जिस सिचुएशन में आई, हाँ, और उसके बाद अब जितना भी ये जो भी कुछ आप पार्टी कर रही है, इसने चोर 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 कहना शुरू किया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, वो चोर है, वो चोर है, वो चोरी हो गई। अब पकड़ाए या नहीं पकड़ाए वो बात की बात है, लेकिन अभी क्या हुआ, इनके पास टाइम नहीं था। लोकसभा इलेक्शन इतनी जल्दी आ गए और जितने भी मेथड्स आप देख रहे होंगे शुरू से, इनके इनोवेटिव डिस्ट्रप्टिव मेथड्स है।
जो कि डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, तो न्यूज में है। और वो जो बहन जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि एड पे कितने पैसे खर्च होते हैं। आप पार्टी का कोई पैसा खर्च नहीं होता और नीयत तो साफ है, अब काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्रिटिसिज्म से ही बच नहीं पा रहे। करते रहिए और छाते रहिए सुर्खियों में। आइए जरा जनता के बीच में थोड़ी सी चले। क्या आपको लगता है कि जेल भरो आंदोलन हो जाएगा यहाँ पर? जिस हिसाब से केजरीवाल जी कह रहे हैं उस हिसाब से तो हो जाएगा, पर मेरा खाली एक छोटा सा सवाल ये है, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, जो प्रोसेस उन्होंने बताया, जो कपिल जी ने एक्सेप्ट किया कि वही प्रोसेस है, तो भाई फिर झगड़ा किस बात का है? आप क्या कहें? एक सेकंड। सही, केजरीवाल साहब को सब चाहते हैं कि वो काम करें और जैसे जो प्रोसेस बताया गया उस तरीके से काम करें, तो किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन वो खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, ये थोड़ी दिक्कत है। आप बताइए साहब, यहाँ जी आप बताएं। सर मेरा ये कह रहा है कि अगर केजरीवाल 2014 लोकसभा चुनाव पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं और इसी को देखकर सब कुछ कर रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी उनको सफल क्यों होने देना चाहती है? चलिए, ये सवाल वाकई में ये सवाल वाकई में बहुत छोटा जवाब, इससे पहले कि हम इस शो को खत्म करें। अमिता जी, आप लोग इनको सफल क्यों बनाने पर लगे हुए हैं? देखिए, बात सफल बनाने की नहीं है, बात शासन देने की है। अगर दिल्ली की सरकार यहाँ पर नहीं मिलती तो जनता आज सरकारहीन हो जाती और उस समय समस्या शायद ज्यादा बढ़ जाती। आज लोगों ने उम्मीद लगा रखी है कि शायद हमारा वो वादा पूरा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब ये हर एक सवाल को मैं ऐसे, अगर मैं आपके सामने इस सवाल को ऐसे रखूं, इसमें विरोध और बीजेपी के सामने ये सवाल है, ये बार बार कहते हैं भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, आप क्यों परेशान होते हैं? आने दीजिए भेड़िया को, देने दीजिए इस्तीफा इनको। गलत थोड़ी ना करने देंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम लोग विरोध भी ना करें अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो? हमने मौका दिया काम करने का, काम चलिए, तो आप अभी समर्थन देते रहिए। बिल्कुल ठीक है। बिन्नी साहब, अपनी मजबूरी इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, अगर इतना ही डर लग रहा है तो। दरअसल मुझे लगता है कि उसको रोका किसी ने नहीं है। अगर उनको लगता है कि मैं सरकार नहीं चला सकता हूं तो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए और दिल्ली की जनता को बता देना चाहिए। साहब बोलते हैं तो हंसी आती है मेरे को। झूठ बोल दिए, झूठे वादे कर दिए, तो उन सब चीजें स्पष्ट बता के मना कर दीजिए। मजाक बन गए बिन्नी साहब दिल्ली में। जनता को मूर्ख मत बनाइए। आसिफ साहब, बिन्नी साहब आप मजाक बन चुके हैं। मजाक कपिल भाई आप करते हैं, आपने अपनी मम्मी के साथ मजाक किया, आप छोड़ के चले आए उनको। देखिए, लक्ष्मी नगर जाओ सर, थोड़ा काम करो, अच्छा लगेगा। आइए जरा चर्चा पे वापस आते हैं। कपिल जी, बहुत जबरदस्त तरीके से आप चर्चा को एकदम इधर कर देते हैं, बहुत माहिर है आप लोग, मान गया। आसिफ साहब, किसी ने रोका है क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देने से? किसी ने नहीं रोका और मैं समझता हूं कि उन्हें 16 तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए जी। मैं तो चाहता हूं कि कल ही वो पैकअप कर लें, सेक्रेटरिएट का वो कंपाउंड खाली कर दें जी, कल 5 बजे तक। नहीं, ये काम उनको 16 तारीख को भी करना पड़ेगा। अब धमकियों से देश नहीं चलेगा, धमकियों से सरकार नहीं चलेगी जी। प्रैक्टिकल लाइफ में जो वो जिस तरह से एक ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा अब इससे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के एमएलए जरूर हैं आप जी, लेकिन इनकी बातों से इनकी पार्टी सहमत नहीं है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े सेक्शन को अंदाज लग रहा है कि शायद मोदी साहब या बीजेपी के रास्ते में लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत मदद केजरीवाल के रहते मिल सकती है, और यही कारण है कि वो कांग्रेस लगातार उनको समर्थन देती आ रही है। बिल्कुल तो सुनीता जी, उनके कांग्रेस की तो मजबूरी हो गई है जी, आप पार्टी को समर्थन देना। खूब सुन भी रहे हैं, लेकिन नहीं, समर्थन नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनके तो जैसे सांप के मुंह में छुटना, ना निगलने का ना बोलने का। उनको सिर्फ बीजेपी को दूर रखना है, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन एक आपने व्यक्तिगत अनुभव से बताइए, अरविंद केजरीवाल जो बार बार धमकी देते रहते हैं, पहले भी देते रहते थे क्या? ये कर दो वरना मार दूंगा, ये कर दो वरना ऐसा कर दूंगा, ये कर दो वरना वो कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं जी, अभी तक सबको पता चल गया होगा कि वो बहुत जिद्दी हैं और अपना जो भी उन्होंने सोच लिया वो करेंगे। आंदोलन में भी यही था और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 60 साल से इतना देश इतना चरमरा गया है, सब कुछ इतना बर्बाद हो गया है कि अब वो ये डिस्ट्रक्टिव मेथड कर करके अगर जनता परेशान हो जाएगी तो जनता जवाब देगी। लेकिन उन्होंने जो खलबली मचाई है ना इस बीजेपी और कांग्रेस में, उसमें जनता या तो उनका बहुत बुरे तरीके से साथ देगी, बुरे तरीके से क्या मतलब है कि बिल्कुल बहुमत से साथ देगी, और या फिर अगर काम नहीं हुआ तो पस्त भी हो सकती है। चलिए कपिल जी, इससे पहले कि हम शो को खत्म करें, आपकी शिकायत दूर कर देते हैं। 30 सेकंड में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं।
सर कुछ भी ज्यादा नहीं, जन लोकपाल और स्वराज पास होना निश्चित है। आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस की ये हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव का सामना करें, उनको इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। और हमारी सच में ये जिद है कि हम जन लोकपाल और स्वराज दिल्ली में पास करेंगे और लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद देश में भी इस कानून को पास करेंगे। कपिल जी, भाजपा कांग्रेस की राजनीति को अगर आप लोग इतने तय हैं तो आपके नेता बार बार इस्तीफे की धमकी क्यों देते हैं? अब भाई हमें डर लगता है। मेरी भी एक राय दे दीजिए कि क्रिकेट नहीं, के इस्तीफे की धमकी नहीं है। उन्होंने कहा इस पे समझौता नहीं करूंगा। जन लोकपाल और स्वराज के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो जाए, हम पास कराकर रहेंगे, ये कहा अरविंद जी ने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना तो तय है कि दिल्ली की जनता अब डरने लगी है कि पता नहीं सरकार कब तक चलेगी कब तक नहीं। केजरीवाल साहब बचा लीजिए हम लोग को, वापस आते हैं और खबरों के साथ।